हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करे, विदाउट एनी हसल एंड बसल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स यहाँ पर 11 है और इस 11 चैप्टर्स में टोटल 103 आर्टिकल्स हमको डील करने हैं। चैप्टर 1 में जो है एम्परर के बारे में बात की गई है। जो यहाँ का एम्परर है, यहाँ का जो राजा, ठीक है, जैसे ब्रिटेन में हमने देखा था देयर इज़ अ क्राउन हेड, किंग और क्वीन जिसे हम बोलते हैं, नॉमिनल होता है, वैसे यहाँ पे भी है। एम्परर जो होगा यहाँ पे नॉमिनल हेड है। आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 8 तक इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 1 बोलता है कि द एम्परर शैल बी सिंबल ऑफ द स्टेट एंड द यूनिटी ऑफ द पीपल, डिराइविंग हिज ऑथोरिटी और पोजिशन फ्रॉम विल ऑफ पीपल। तो बात को समझना, यहाँ पे बात की गई है जो सोवरेन पावर है ना, सोवरेन पावर वो पीपल्स में रिसाइड करेगी, यानी कि यहाँ की जो जनता है, जहाँ के जो लोग हैं उन पे रिसाइड करेगी। विथ हुम रिसाइड सोवरेन पावर। आर्टिकल 2 है कि इंपीरियल थ्रोन या हाउस, ठीक है, इंपीरियल थ्रोन मतलब जो राजगद्दी होती है, ये जो है डायनेस्टिक पास होगी, यानी कि वंशानुगत, यानी कि हेरिडिटरी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये वाली चीज़ समझ लीजिए। और इन केस अगर राजा का कोई पुत्र या पुत्री नहीं है तो इन केस में एम्परर या एम्प्रेस यहाँ की कौन बनेगी, इसी राजा के किसी कुल में से उसको, यानी कि इनके जो परिवार का कोई रिलेटिव होगा उसी को यहाँ पे एम्परर या एम्प्रेस का दर्जा दिया जाएगा और उसी को एम्परर या एम्प्रेस बनाया जाएगा। इन केस अगर राजा का कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, if the emperor does not have any son or any daughter, ओके। और ये सारी चयन प्रक्रिया कौन करेगी, यहाँ की डाइट करेगी। डाइट कौन सी, डाइट क्या होती है? डाइट एक लॉ मेकिंग बॉडी है यहाँ की, जैसे हमारे वहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ डाइट बोलते हैं। डाइट के 2 चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर। अपर चैम्बर को बोलते हैं हाउस ऑफ काउंसिलर और लोअर चैम्बर को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अभी आगे चल के आप देखेंगे। सो यहाँ के सक्सेसर्स के लिए लॉ निकालती है, इंपीरियल हाउस लॉ नाम है, डाइट निकालती है, ओके। इसके अकॉर्डिंगली जो है इंपीरियल गद्दी जो है, यहाँ पे कौन बैठेगा, कौन सक्सेसर होगा, किसको चुना जाएगा राजा के परिवार से, ये डाइट डिसाइड करेगी अकॉर्डिंगली। अब जितने भी कार्य यहाँ का एम्परर करेगा इन द नेम ऑफ स्टेट, क्योंकि मैंने बताया एम्परर इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो वो बिना किसी एडवाइस और अप्रूवल के, किसकी, कैबिनेट की बिना एडवाइस और अप्रूवल के कर ही नहीं सकता। यानी कि कैबिनेट की जो सलाह है वो लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एम्परर को। अब क्योंकि सलाह यानी कि एड एंड एडवाइस कौन कर रही है, कैबिनेट कर रही है, तो अगर कोई भी कार्य करता है एम्परर, उसके लिए जो होलसुल रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा, कैबिनेट होगी, क्योंकि कैबिनेट की अप्रूवल से ही एम्परर कोई भी वर्क यहाँ पे कर रहा है। सो कैबिनेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज एक्ट्स, ओके। अब देखिए, जो अभी तक मैं आपको बात बता रहा था कि एम्परर शैल बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट एंड ही विल वर्क फॉर द स्टेट, तो ये वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है आर्टिकल 4 में कि एम्परर शैल एक्ट इन मैटर ऑफ स्टेट एज प्रोवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और गवर्नमेंट की अगर बात करें तो ही विल बी नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ पावर रिलेटेड टू गवर्नमेंट। तो ये चीज़ यहाँ पर दर्शाती है कि जो एम्परर है ही इज़ अ नॉमिनल हेड, नाम मात्र का हेड है। अब आर्टिकल 5 देख लीजिए, ये बात कर रहा है रीजेंसी की। रीजेंसी मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी इन केस अगर एम्परर जो है यहाँ का, उसका वो माइनर है, उसकी एज छोटी है, वो गद्दी में बैठने के लायक नहीं है और ही इज़ नॉट इनफ एबल टू टेक डिसीजंस और टू डू वर्क, उसकी क्षमता ही नहीं है कार्य करने की, तो ऑन दैट पर्टिकुलर केस देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड अ रीजेंसी। और ये जो रीजेंट है, ही विल बी परफॉर्मिंग ऑल हिज एक्ट्स इन नेम ऑफ एम्परर, ओके। यानी कि रीजेंट के द्वारा किए गए कार्य किसके बिहाफ में, एम्परर के बिहाफ में, सारे के सारे जितने भी कार्य होंगे वो एम्परर के नाम पे होंगे फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी कि जब तक वो राजा एम्परर जो है वहाँ का वो वयस्क नहीं हो जाता, बड़ा नहीं हो जाता और उसको इतनी समझ डेवलप नहीं हो जाती कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर मी। जैसे रीजेंट का एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, इंडियन हिस्ट्री, तो अकबर वाले केस में अकबर का रीजेंट था बैरम खां, ठीक है, यानी कि सारे के सारे एक्शंस बैरम खां लेता था। किसके नाम पे, अकबर के नाम पे। एम्परर कौन था, अकबर। बैरम खां उसका रीजेंट था।
नाउ मूविंग ऑन टू आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्परर शैल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। एक तो ये प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेगा, दूसरा ही विल बी अपॉइंटिंग चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये दोनों केस में क्या है कि एज डेजिग्नेटेड बाय द डाइट, यानी कि जो यहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि डाइट जिसको प्रिस्क्राइब करेगी उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? एम्परर करेगा, प्राइम मिनिस्टर का भी और साथ में चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी, एज डेजिग्नेटेड बाय द कैबिनेट। दोनों ही केसेस में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है डाइट में दो हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसिलर। यहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी है डाइट। ओके, आर्टिकल 7 में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि एम्परर परफॉर्म करेगा और वो परफॉर्म करेगा विद द एडवाइस एंड अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। तो यहाँ पे आप बार बार देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड आ रहा है एडवाइस एंड अप्रूवल ऑफ कैबिनेट, तो ये चीज जस्ट ये शो करती है कि जो यहाँ के एम्परर हैं ही इज जस्ट अ नॉमिनल हेड, ही इज जस्ट अ नाम मात्र का राजा। देखते हैं कि इनके पास क्या क्या फंक्शंस हैं एम्परर के, क्या क्या ये परफॉर्म कर सकते हैं, किन किन फंक्शंस को ये परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एम्परर ऑफ जापान, तो ये आप बता देंगे कि इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 7 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये सारे फंक्शंस हैं एम्परर के, प्रोमulgation ऑफ अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, कैबिनेट ऑर्डर्स एंड ट्रीटीज। सो जो ये वर्ड है प्रोमulgation, इसका मतलब होता है टू अनाउंस, टू डिक्लेयर समथिंग। ओके, तो यहाँ पे इन केस कि जितने भी लॉज वगैरह पास करती है दोनों हाउसेस, ठीक है, दोनों हाउसेस मतलब डाइट की दो हाउसेस होती हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक होती है हाउस ऑफ काउंसिलर्स। ठीक है, ये जो है हाईएस्ट चैम्बर है और ये जो है ये लोअर चैम्बर है। ठीक है, जैसे अपने वहाँ पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे समझ लीजिए। सो कोई भी लॉ, कोई भी ऑर्डिनेंस अगर बनेगा तो उसको प्रोमulgate कौन करेगा? उसको एम्परर प्रोमulgate करेगा। ठीक है, कोई भी अगर ट्रीटीज यानी कि दो देशों के बीच में आपस में समझौता करना होगा, अगर कोई लड़ाई वाली बात चल रही होगी तो उसको सेटल डाउन करना होगा, वो एम्परर के नाम पे किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पीछे आपको बता दिया है कैबिनेट और कैबिनेट की एडवाइस पे, ठीक है, अप्रूवल पे, कैबिनेट की अप्रूवल पे, कैबिनेट की एडवाइस पे सारे काम होंगे। तो यहाँ पे जो मेन, जो हाईएस्ट ऑर्गन है, ठीक है, जो मेन पावरफुल बॉडी है वो क्या है? कैबिनेट है। और कैबिनेट किसका पार्ट है? डाइट का पार्ट है। अभी आप चल के देखेंगे। कॉन्वोकेशन ऑफ द डाइट, कॉन्वोकेशन का मतलब होता है कॉलिंग, कॉन्वोकेशन का मतलब होता है कॉलिंग। अब ये किसको कॉल कर रहे हैं? ये डाइट को कॉल कर रहे हैं। डाइट यानी कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसिलर्स, इन दोनों को जो है कॉल करते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, कोई स्पेशल मीटिंग के लिए। ठीक है, ताकि किसी भी सब्जेक्ट पे ये मिलके जो है डिस्कस कर सकें। जैसे पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के सेशंस चलते हैं ना, तो वो चीज़ समझ लीजिए। तो उसको कौन कॉल करेगा? एम्परर कॉल करेगा। इनका जो बेसिक फंक्शन जैसे प्रेसिडेंट होता है हमारे इंडिया पे, सेम वही चीज़ है। दूसरा देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो लोअर चैम्बर है यहाँ की, जैसे हमारे वहाँ लोकसभा होती है, तो उसको डिसोल्यूशन यानी कि उसको भंग करने की पावर है इनके पास। लेकिन फिर से वही बात है, ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ एंड ऑन प्रायर अप्रूवल ऑफ कैबिनेट। तो ये जितने भी फंक्शंस और पावर्स आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सारे के सारे कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर है। कैबिनेट एक किसका पार्ट है? यहाँ की डाइट का ही पार्ट है। ठीक है, डाइट से ही मिलके कैबिनेट बनी हुई है। अगला फीचर देख लीजिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ डाइट। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अवार्डिंग ऑफ ऑनर्स, जितने भी अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं। रिसीविंग फॉरेन एम्बेसडर्स एंड मिनिस्टर्स, परफॉर्मेंस ऑफ सेरिमोनियल फंक्शंस, कम्यूटेशन ऑफ पनिशमेंट। कम्यूटेशन का मतलब कि कोई भी अगर आपको पनिशमेंट वगैरह मिली है, उसका नेचर जो है वही एक्सचेंज कर दो। जैसे कि आपको अगर डेथ पनिशमेंट मिली है तो उसको चेंज करके आप क्या कर दो? लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक्सचेंज करना। कम्यूटेशन जो है एक्सचेंज करना पनिशमेंट को, उसके नेचर को। ठीक है, रिप्राइव, रिप्राइव मतलब होता है कम कर देना। सो सजा कम कर देना या फिर जो है बिल्कुल ही माफ़ कर देना। ठीक है, या अगर कोई पनिशमेंट आपको मिली है तो उसमें डिले कर देना उसको। ठीक
ठीक है, जैसे आपको 5 महीने बाद सज़ा होने वाली है कोई, तो उसको जो है थोड़ा सा टाल देना, डिले कर देना, या पूरी की पूरी तरीके से जो भी आपको पनिशमेंट मिली है वो पूरी की पूरी पनिशमेंट ही हटा देना, आपको दोष मुक्त कर देना। तो ये सारे जो आप देख रहे हो ये जुडिशियल फंक्शन है एम्परर का। लेकिन फिर से वही बात की, किसकी एड एंड एडवाइस पे? कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पे। किसी के अगर अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके अधिकारों को फिर से रिस्टोर करवाना, ठीक है, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ राइट्स। एम्परर को बेसिकली जो यहाँ का एम्पेरियल हेड है, एम्पेरियल हाउस को, ठीक है, तो इसको अगर कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, कोई भी गिफ्ट मिलता है, सो ये रिसीव ही नहीं कर सकते विदाउट द प्रायर ऑथराइजेशन ऑफ डाइट, ठीक है, डाइट की अनुमति, यानी कि यहाँ की जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसके परमिशन के बिना ये कुछ कर ही नहीं सकते। बेसिकली ये वाली बात है, ना ये गिफ्ट्स ले सकते हैं, ना ये गिफ्ट्स दे सकते हैं, ना ये किसी से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ना ये किसी को प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। एम्पेरियल हाउस जैसे इंग्लैंड पे क्या है आपका क्राउन है ना, क्राउन रॉयल हाउस है ना वहाँ का, जहाँ पे राजा रानी वगैरह होते हैं। ब्रिमिंगम है ना, ब्रिमिंगम बोलते हैं शायद, वहाँ पे ब्रिमिंगम एक सिटी है लंदन पे, वहाँ पे जैसे उनका है पैलेस है, एक राज दरबार है, एक पूरा का पूरा राजमहल है। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि इन ना ही ये किसी से गिफ्ट ले सकते हैं, ना किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड के केस पे ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो है क्राउन हेड है, जो वहाँ का जो बर्मिंघम पैलेस है, वो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन कर सकता है, ठीक है। ये वाला जो एक्सेप्शन है, ये चीज़ कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 8 पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान के। आर्टिकल 7 आपने देखा पूरी की पूरी तरीके से जितने भी पावर फंक्शंस हैं एम्परर के, उससे डील करता है। तो 1 से 8 तक जो है ये चैप्टर 1 में डील होते हैं सारे आर्टिकल्स। अब चैप्टर 2 की बात करें तो ये है रीयूनिकेशन ऑफ वॉर, यानी कि कोई भी अगर वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो उसमें अपने आप को बहुत दूर रखना हो, ऐसी कंडीशंस को ही त्याग देना, रिनाउंस कर देना, है ना। तो आर्टिकल सिर्फ एक आर्टिकल है इस चैप्टर 2 में, आर्टिकल 9, तो इसमें लिखा हुआ है कि जापान फॉर्मली रिनाउंस पॉलिसी ऑफ वॉर। अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी है वॉर वाली तो इसको ये रिनाउंस कर देगा। क्यों? फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, ठीक है, ताकि जो है इंटरनेशनल अगर कोई डिस्प्यूट्स हो वो अच्छे से सेटल हो जाए। लेकिन फिर भी अगर अपनी सेफ्टी के लिए, फॉर इट्स ओन डिफेंस, इट कैन कीप फोर्सेस, ओके, हाउएवर इट कैन कीप फोर्सेस फॉर सेल्फ डिफेंस, यानी कि ये लोग स्टैंडिंग आर्मी रखेंगे ही नहीं। जैसे कि लैंड में, ठीक है, आर्मी होती है बेसिकली, वाटर में नेवी होती है, ठीक है, और बाय एयर फोर्स होती है। तो ये लोग इस सब को मेंटेन करेंगे ही नहीं, ठीक है, इसमें ज़्यादा खर्चा होगा ही नहीं, इनका एक्सपेंस भी कम होगा, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट इनके पास रहेगा फॉर देयर ओन सेल्फ डिफेंस, ओके। मूविंग ऑन टू चैप्टर 3 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। चैप्टर 3 में देयर आर डिफाइंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल। चैप्टर 3 में राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पीपल, ओके, यानी कि जैसे हमारे वहाँ फंडामेंटल राइट्स और हमारे वहाँ फंडामेंटल ड्यूटी है मेंशन पार्ट 3 में और पार्ट 4A में, है ना। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही तो मेंशन है शायद, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है और पार्ट 4A में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है ना। और पार्ट 4 बेसिकली डील करता है DPSP डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो वही वो सारी चीज़ें चैप्टर 3 में आपको देखने के लिए मिलेंगी कि क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे पीपल की। आर्टिकल 10 से लेके आर्टिकल 40 तक ये डील करते हैं। अब जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो सेम यहाँ भी आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी है, यानी कि ऑल पीपल आर इक्वल और किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल बेसिस पे। कोई ज़्यादा किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, कोई गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो सारे जो हैं इक्वल हैं यहाँ पे। और यही है कॉन्सेप्ट ऑफ राइट ऑफ इक्वलिटी। चाहे वो किसी भी कुल से बिलोंग, किसी भी फैमिली से बिलोंग करता हो, तो इट डजेंट मैटर, ऑल आर इक्वल। So all peoples are equal under law and there shall be no discrimination in political, economic or social relations because of race, creed, sex, social status or family origin. Article 15 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर्टिकल 10, 11, 12, 13 कहाँ गए, तो मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बता रहा हूँ जो हर किसी को मालूम भी होने चाहिए। आर्टिकल 15 यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी कि ये डील करता है यहाँ के जो पब्लिक ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है,
तो ये सारे के सारे राइट पीपल पर है। ओके, यानी कि पीपल इनको इलेक्ट भी कर सकती है और इनको इनके पद से हटा भी सकती है, इनको डिसमिस भी कर सकती है। क्योंकि शुरुआत पे ही मैंने बोल दिया था पीपल आर सोवरेन हियर, जब मैं आर्टिकल 1 आपको बता रहा था तो मैंने एक लाइन बोली थी विथ हुम रिमेन्स और रिसाइड्स द सोवरेन पावर, यानी पीपल, वी द पीपल, राइट। ओके, एक तो आर्टिकल 15 में ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है पब्लिक ऑफिशियल्स वाला, कि जितने भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं ये सारे की सारी एंटायर कम्युनिटी के लिए सर्व करेंगे, ना कि किसी स्पेशल ग्रुप के लिए। और अगर इस दायरे से देखें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के, तो कोई भी अगर यहाँ पे वोट करता है, किसी को भी वोट करता है, तो ही शैल नॉट बी आंसरेबल, वो उत्तरदायी होगा ही नहीं कि तुमने किसको वोट किया, क्यों वोट किया, इसको करते उसको करते। नो, नॉट लाइक दैट। लाइन लिखिए पब्लिकली और प्राइवेटली, यानी कि चाहे वो, यानी कि जो भी उसकी सेक्रेसी है, ठीक है, तो वो बनी रहनी चाहिए। यानी कि उस वोटर ने जो कोई भी चॉइस की है वो पब्लिकली या प्राइवेटली ही इज नॉट आंसरेबल। उसका नहीं मन तो नहीं बताएगा, आप कोई नहीं होते उसको फोर्स करने वाले कि हमें बताओ तुमने किसको वोट किया। तो यहाँ पे आप एक टर्म देखेंगे सेक्रेसी ऑफ बैलेट, ठीक है, तो ये ताकि बनी रहे, ये वायलेट ना हो, इसीलिए ये प्रावधान है यहाँ पर। आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल 16 में यही बातें बताई गई कि एवरीवन हैज अ राइट टू पिटीशन, कोर्ट जाने का हक हर किसी के पास है। इन द केस ऑफ अगर कोई डैमेज अकर होता है किसी को, तो उस केस में ही कैन डायरेक्टली गो टू द कोर्ट। ओके, जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32, आई थिंक सो आर्टिकल 32 में ही है शायद ये रिट पिटीशन वगैरह ना, कोर्ट जाने का डायरेक्ट जो अधिकार होता है अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल आपको परेशान कर रहा है, ये सारी चीज़ें, या किसी ने आपका डैमेज कर दिया है ना, यानी कि एक तरीके से जितने भी आपके राइट्स हैं और तो इसको अगर इन्फ्रिंज किया जा रहा है तो उसके लिए प्रावधान दिए हुए हैं आर्टिकल 16 में। फॉर फुलफिलिंग द डैमेज, फॉर रिमूवल ऑफ, ओके, तो ये चीज़ समझ रहे हैं ना आर्टिकल 16, इसलिए मैंने मेंशन भी नहीं किया, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपको मैंने समझा दिया। आर्टिकल 19 में मूव ऑन करते हैं। जैसे हमारे वहाँ फ्रीडम ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कंसाइंस शैल नॉट बी वायलेटेड। ओके, तो एक तरीके से आप देखोगे कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर हमें दिख रहे हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं। आर्टिकल 20 देख लीजिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन is guaranteed to all and no person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite और practice, यानी कि अपनी मन की मर्जी है, तुम कोई भी रिलीजन जो है अपनाना चाहो अपना सकते हो, उसे प्रैक्टिस करो, उसे प्रोफेस करो, उसका प्रचार प्रसार करो। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आर्टिकल 19 में हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, ठीक है, स्पीच और प्रेस, तो वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे आर्टिकल 21 में दी हुई है। अब देखिए बात आ गई फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की, आर्टिकल 22 उससे डील करता है। आर्टिकल 22 में साफ साफ लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन शैल हैव फ्रीडम टू चूज एंड चेंज हिज रेसिडेंस। तो एक चीज़ तो आप ये देखना, अगली चीज़ लिखी है ऑक्यूपेशन के बारे में, and to choose his occupation to the extent, condition applied here, to the extent that it does not interfere with the public welfare। ओके, ये तो आप लैंग्वेज से ही समझ गए होंगे कि कोई भी इंसान कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है, अपनी रेसिडेंस की जगह चुन सकता है, ठीक है, और कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकता है until and unless he is not violating anything which is अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि जनहित में अगर कोई मतलब पब्लिक के अपोजिटली वो ऐसा काम नहीं कर रहा है, तो इसमें जो है इसको ये वाले राइट्स हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि टू द एक्सटेंट दैट इट डज नॉट इंटरफेयर विद पब्लिक वेलफेयर, इसका मतलब ये होता है कि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इट कैन बी इन्फ्रिंज्ड, इट कैन बी वायलेटेड। जैसे कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं कि हमारे पास जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो एब्सोल्यूट राइट है ही नहीं, हम किसी को कुछ भी तो नहीं बोल सकते, हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि जो है वो किसी दूसरे को खतरनाक तरीके से जो है इफेक्ट करे,
या फिर हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते, हम ऐसा विरोध भी नहीं कर सकते जिससे हमारे देश के लिए प्रॉब्लम हो, हम देशद्रोही बन जाएं, है ना, सेडिशन वगैरह का चार्ज लग जाता है हमारे खिलाफ। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सारे जो राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनको इन्फ्रिंज किया जा सकता है, आपको अरेस्ट, आपको डिटेन किया जा सकता है इस बेसिस पे। फिर आप एक स्टेटमेंट और देखेंगे इस आर्टिकल में कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि ये आर्टिकल नंबर 22 ये डील करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से, रेसिडेंस से और ऑक्यूपेशन से। मूविंग अहेड टूवर्ड्स आर्टिकल 23, इसमें सिर्फ इतनी सी बात लिखी है कि एकेडमिक फ्रीडम इज गारंटेड। आर्टिकल 24 ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मैरिज राइट्स, पर्सनल राइट्स, कि मैरिज हो सकती है लेकिन बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट, एंड ये मैरिज जो है ये मेंटेन्ड होगी म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू। अब यहाँ पे आपको जो राइट्स मिल जाते हैं, राइट टू डाइवोर्स, और इन केस अगर डाइवोर्स हो जाता है तो प्रॉपर्टी किसके हिस्से में कितनी होएगी, तो ये सारी भी राइट्स यहाँ पे आपको मिले हैं, राइट टू प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ माइंड पे यहाँ पे रखी जाएगी, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी, ओके। अब देखिए जैसे हमारे DPSP में है कि राज्य जो है कुछ ऐसे कानून बनाएगी जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगा, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और वही सेम चीज़ यहाँ पे आर्टिकल 25 में आ गई है जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में कि सोशल वेलफेयर, सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ। और साथ में ये आर्टिकल 25 लोगों को वो राइट भी प्रोवाइड करता है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बढ़िया वाली ज़िंदगी जी सके, ऐसे राइट्स हैं, ठीक है। और कोई भी पर्सन एक बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कब ले सकता है, जब उसकी वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, कि जब सोशल वेलफेयर स्कीम आएंगे, सोसाइटी में सिक्योरिटी होगी, पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। यही सारी चीज़ें तो डेवलप नेशन में होती हैं। लोग ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं US UK जाना, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी हाई है, और लोगों को यहाँ पे अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कम से कम खर्चा करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड है मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आर्टिकल 26 देखिए, राइट टू रिसीव इक्वल एजुकेशन करेस्पॉन्डेंट टू योर एबिलिटी, यानी कि हर, मान लीजिए कॉलेज है, कॉलेज में करीबन 60-70 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी एजुकेशन की। और साथ ही साथ में अगर वो किसी भी एग्जाम्स के लिए बैठते हैं तो उनका क्या होता है, एंट्रेंस होता है, और उनकी काबिलियत पे उनको वहाँ पे एडमिशन मिलता है किसी भी एजुकेशनल हब पे, है ना, किसी भी संस्थान में, किसी भी एकेडमी में, ठीक है। तो वहाँ के लिए एंट्रेंस यानी कि उसकी काबिलियत, यानी कि उनकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, ओके। आर्टिकल 27 राइट टू वर्क, स्टैंडर्ड फॉर वेजेस, वर्किंग कंडीशन विल बी फिक्स्ड बाय लॉ, कि कितने मिनिमम आवर्स आप काम करवा सकते हैं किसी से, उससे ज़्यादा आप करवाएंगे देन यू विल बी लायबल फॉर एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। यानी कि जितने भी लेबर्स यहाँ पे अगर काम करते हैं, लेबर कहने का मतलब ऑल द वर्किंग क्लास पीपल, सो उनके पास राइट है रेस्ट करने का, उनके पास राइट है वेजेस का, एक स्टैंडर्ड वेजेस का है, और वहाँ पे जो जिस भी वर्किंग कंडीशन में वो काम कर रहे हैं वो भी बढ़िया होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। और साथ ही साथ में एक चीज़ आपने यहाँ पे देखी है, चिल्ड्रन सेल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, चिल्ड्रंस के लिए भी यहाँ पे प्रोविजंस हैं, ओके, कि उनका फ्यूचर एक्सप्लॉइट ना हो जाए। आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 आप देखोगे, एक है राइट टू वर्क और दूसरा है राइट ऑफ वर्कर, दोनों मिलते जुलते हैं। अब अगेन देखिए आर्टिकल 29 पे आ जाइए, तो ये है राइट टू प्रॉपर्टी का। हमारे वहाँ राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19 में थी, जो कि रिपील हो गई, और आर्टिकल 31 में शायद ऐड हो चुकी है, विच इज नॉट एब्सोल्यूट। तो इन द सेम सेंस यहाँ पे भी राइट टू प्रॉपर्टी इज इनवायलेबल। इनवायलेबल का मतलब होता है कोई भी उसमें जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी ट्रेसपास नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी नहीं हड़प सकता आपकी प्रॉपर्टी को। ये है राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन फिर से ये जो है एब्सोल्यूट नहीं है। इट कैन बी टेकन फॉर पब्लिक यूज, ठीक है, अपॉन गिविंग जस्ट कंपनसेशन। जस्ट मतलब एक जो उचित कंपनसेशन है आपको मिलेगा, और उसके बदले में आपकी जमीन ले ली जाएगी फॉर द यूज ऑफ पब्लिक। जैसे किसी जमीन, आपकी जमीन में अगर मान लीजिए डैम बनाने का प्रस्ताव आ गया और आपकी जमीन उस दायरे में आ रही है, तो आपकी जमीन को ले लिया जाएगा। आपके पास यहाँ पे एक्चुअल राइट नहीं है प्रॉपर्टी का, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट है ही नहीं, इट इज इनवायलेबल। इनवायलेबल तो है ही, ठीक है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। आर्टिकल 30 पीपल शैल बी लायबल फॉर टैक्सेशन,
आर्टिकल 31 बात करता है लाइफ एंड लिबर्टी की, कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी नॉर एनी अदर क्रिमिनल पेनाल्टी बी इम्पोज्ड एक्सेप्ट अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 32 राइट टू एक्सेस टू द कोर्ट्स, कोर्ट जाने का अधिकार हर किसी व्यक्ति के पास है। नो पर्सन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू एक्सेस द कोर्ट्स। आर्टिकल 33 एप्रीहेंशन ऑफ पर्सन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना। कोई भी चार्जेस अगर उस पर्सन के अगेंस्ट हैं और किसी कॉम्पिटेंट जुडिशियल ऑफिसर ने एक वारंट इश्यू किया है, तो तब जाके आप किसी भी पर्सन को एप्रीहेंड कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और इसके आर्टिकल में लिखा हुआ कि नो पर्सन शैल बी एप्रीहेंडेड एक्सेप्ट अपॉन वारंट इश्यूड बाय अ कॉम्पिटेंट जुडिशियल ऑफिसर व्हिच स्पेसिफाइज द ऑफेंस विथ व्हिच द पर्सन इज चार्ज्ड अनलेस ही इज एप्रीहेंडेड। ओके। आर्टिकल 34 कि पर्सन टू बी अरेस्ट और डिटेन ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग चार्जेस अगेंस्ट हिम, किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट कर सकते हो, डिटेन कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ तब जब तक आप उसको बताओगे कि आपके खिलाफ चार्ज क्या है। ऐसे नहीं आप पकड़ लोगे किसी को भी। तो ये सारे राइट जो आपने अभी तक देख रहे हैं किससे डील कर रहे हैं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से, ठीक है। लेकिन है आर्टिकल 32, 33, 34। सो मैं मेन आर्टिकल्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। फिर देखिए आर्टिकल 38, अगर मान लीजिए आपने किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है तो उसको आप फोर्सफुली कंपल्स कर ही नहीं सकते अपने कन्फेशन देने के लिए। गवाही जो होती है ना, एविडेंस, तो उस चीज के लिए आप उसको फोर्सफुली कंपल्स कर ही नहीं सकते। और अगर आप करते भी हैं तो उसका वो कन्फेशन एज अ एविडेंस एडमिट किया ही नहीं जाएगा, ठीक है। यानी कि कोई भी कन्फेशन अगर किसी कंपल्सन, अंडर कंपल्सन लिया जा रहा है या उसको टॉर्चर करके लिया जा रहा है, उसको डरा धमका के लिया जा रहा है, तो उससे जो भी एविडेंस आप प्राप्त कर रहे हो वो मान्य होगा ही नहीं कोर्ट्स पे। अब देखिए बात करेंगे आर्टिकल 39 की। इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि नो पर्सन शैल बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल फॉर एन एक्ट विच वाज लॉफुल एट द टाइम व्हेन इट वाज कमिटेड। पहली स्टेटमेंट तो इस आर्टिकल की ये है कि आप किसी भी पर्सन को जो है अरेस्ट कर नहीं सकते, आप उसके खिलाफ ऑफेंस का चार्ज लगा नहीं सकते जब तक कि जो है उसने कोई भी अगर कार्य किया है और उस समय जिस समय उसने वो कार्य किया है वो लॉफुल था, वो लीगल था, उचित था, और उस समय उसने कार्य कर दिया। बाद में ऐसा कोई लॉ बन गया कि यार भाई इट इज अनलॉफुल, ठीक है। जैसे कि अभी आप लिक्वर यानी कि शराब वगैरह का आप जो है प्रयोग करते हो, कंज्यूम करते हो, तो ये जो लॉफुल है, ठीक है, मिलती है, आप लोग अपने घर में ले जाके आप जो है प्राइवेट प्लेस पे पी सकते हैं। लेकिन बाद में ऐसा अगर कोई प्रोविजन आ गया कि भाई ये जो है शराब बिक रही है ठेकों में, जितने भी वाइन शॉप्स हैं, ये जो है इलीगल है, ठीक है, तो इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा। और आपने एक दिन पहले ही, जैसे आज ऐसा कोई लॉ आया और आपने एक दिन पहले ही बहुत सारी दारू खरीद के रख ली अपने पास, ठीक है, तो आप जो है इसके लिए लायबल होगे नहीं। कहने वाली बात यह है कि आपने जो कुछ भी प्रीवियसली काम किया है जो उस समय लॉफुल था और अब जाके वो अनलॉफुल हो गया है, तो उसके लिए यू विल नॉट बी लायबल। और साथ में दूसरा कॉन्सेप्ट जो आ रहा है डबल जियोपार्डी का इसमें देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अगर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आपको ऑलरेडी पनिश कर दिया गया है तो उसके लिए दोबारा आपको पनिशमेंट नहीं होगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल जियोपार्डी। आर्टिकल 40 देखिए, एनी पर्सन इन केस ही इज एक्विटेड आफ्टर ही हैज बीन अरेस्टेड और डिटेन्ड मे sue the state for redress as provided by law। It is as simple, ठीक है, इसमें कोई बताने वाली जरूरत है नहीं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है पार्ट 1 यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, आर्टिकल 40 तक हमने कवर कर लिया। आई होप कि सभी को मेरी बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक आपको समझ में आई होगी। अब जो यहाँ का चैप्टर 3 है जिसमें इंफॉर्मेशन है डाइट से रिलेटेड, DIET। तो जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, पार्लियामेंट की 2 हाउसेज हैं, एक को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा, दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स जिसे राज्यसभा नाम से हम अच्छे से जानते हैं। तो वैसे ही इस डाइट के भी 2 हाउसेज हैं, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है हाउस ऑफ काउंसिलर। तो आइए जल्दी से इनको देख लेते हैं। सो द डाइट, ठीक है, पार्लियामेंट है यहाँ की बेसिकली जापान की। आर्टिकल 41 से लेके आर्टिकल 64 इसके अंदर आते हैं। चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 से ये डील करती है। आर्टिकल 14 मेंशन करती है कि डाइट शैल बी द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट
पावर एंड शैल बी सो लॉ मेकिंग ऑर्गन ऑफ द स्टेट, यानी कि सारी की सारी कानून बनाने की शक्ति किस पे है? डाइट पे। अब आप देखना, मैंने बताया था डाइट के 2 हाउसेज हैं, तो ये चीज मेंशन है आर्टिकल 42 में। डाइट शैल कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसिलर्स। आर्टिकल 43 प्रिस्क्राइब करता है कि बोथ हाउसेज शैल कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द पीपल, जो सारे के सारे पीपल जितने भी यहाँ की पॉपुलेशन है उनको रिप्रेजेंट करेंगी, और ये इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा इलेक्शन से, और ये इलेक्शन का तरीका जो है ये होगा फिक्स्ड बाय लॉ। और साथ में जितने भी मेंबर्स होंगे यानी कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो भी इट इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये जो हाउस ऑफ काउंसिलर है इसकी अभी स्ट्रेंथ, क्योंकि इट इज फिक्स्ड बाय लॉ, सारा का सारा जो कुछ है यानी कि लॉ निर्धारित करेगी, तो अभी लॉ के द्वारा हाउस ऑफ काउंसिलर में 245 मेंबर्स हैं। ओके, आर्टिकल 44 क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस शैल बी फिक्स्ड बाय लॉ। क्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स की होनी चाहिए वो भी इट इज ऑल्सो फिक्स्ड बाय लॉ। और लॉ यानी कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ का सुप्रीम लॉ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित है। आर्टिकल 45 और आर्टिकल 46 ये दोनों ही डील करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 45 जो है ये करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात, यानी कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये है 4 इयर्स का, 4 साल का इनका कार्यकाल। आर्टिकल 46 टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ काउंसिलर्स, ये मेंशन है 6 इयर्स, यानी कि इनका जो कार्यकाल होगा 6 साल का होगा। और इनमें से भी जो हाफ मेंबर्स हैं, यानी कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था 245 मेंबर्स प्रिस्क्राइब्ड है इस हाउस के, हाउस ऑफ काउंसिलर के, इसका हाफ हो जाएगा अप्रॉक्स 122 मेंबर्स। तो इन मेंबर्स का जो है हर तीसरे साल में इलेक्शन होगा दोबारा से, यानी कि इलेक्शन फॉर हाफ द मेंबर्स शैल टेक प्लेस एवरी 3 इयर्स। आर्टिकल 48 देखते हैं, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा आपको। नो पर्सन शैल बी परमिटेड टू बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउस साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ दोनों हाउसेस का मेंबर होना ये तो असंभव है, और ऐसा यहाँ पे कोई प्रावधान है भी नहीं। अब ये अगर काम कर रहे हैं तो इनको तनख्वाह भी तो मिलेगी, सैलरी ना, यानी कि इनकी पेमेंट, ठीक है। तो पेमेंट की बात हो रही है आर्टिकल 49 में, और ये इस तरीके से जिक्र है, मेंबर ऑफ बोथ हाउस शैल रिसीव एप्रोप्रिएट एनुअल पेमेंट फ्रॉम द नेशनल ट्रेजरी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। अब देखिए आर्टिकल 50 बात करता है एग्जेम्पशन से, एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्रीहेंशन, एग्जेम्पशन फ्रॉम एप्रीहेंशन, यानी कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती व्हेन द डाइट इज इन सेशन। तो ये देखिए इस तरीके से जिक्र है आर्टिकल 50 में कि मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्रीहेंशन व्हाइल द डाइट इज इन सेशन and any members apprehended before the opening of the session shall be freed during the term of session upon demanded of the house। जैसे हमारे पार्लियामेंट की किसी भी मेंबर पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक वो किसी पार्लियामेंट के सेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तब तक, ठीक है। ये वाली चीज़ है, और वो चीज़ यहाँ पे भी है। और अगर उसको पहले ही आपने अप्रीहेंड कर लिया है और जब सेशन चलेगा पार्लियामेंट का, ठीक है, मैं अगर पार्लियामेंट इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ की डाइट बेसिकली है तो पार्लियामेंट ही ना, पार्लियामेंट हम ज़्यादा फैमिलियर है, तो चलिए डाइट बोल देता हूँ। तो अगर डाइट की कोई भी सेशन चलेगा तो उस समय जो है अगर किसी को अप्रीहेंड पहले ही कर लिया गया है ना, तो ओपनिंग ऑफ द सेशन में उनको फ्री कर दिया जाएगा। कब तक के लिए? ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सेशन, जब तक वो सेशन चला होगा। उसके बाद फिर से चाहे आप उन्हें गिरफ्तार कर लो, उनने जो भी अगर ऐसा कोई अपराध किया है उनसे आप पूछताछ वगैरह करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑल आर इक्वल ना, इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट। अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 54
ये बात करता है व्हेन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज डिसॉल्व, जब ये भंग हो जाती है। सो जनरल इलेक्शन फॉर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स व्हेन डिसॉल्व्ड, ठीक है। ओहो, तो जैसे आज मान लीजिए 7 तारीख है, आज अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिसॉल्व हो गई है तो आज से 40 दिन बाद 40 डेज, ठीक है, 40 डे के अंतराल में जनरल इलेक्शंस होंगे। जैसे ये है 7 मई, ठीक है, तो 40 दिन का मतलब हो गया अगले महीने की 17 तारीख को, 17 जून को जनरल इलेक्शंस होंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। सो अब जैसे ही जनरल इलेक्शन सक्सेसफुली हो जाते हैं 17 जून को, ठीक है, मैं सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 17 जून को हमारे इलेक्शंस जो है कंप्लीट हो गए। अब इसके 30 दिन के बाद आफ्टर 30 डेज यानी कि 17 जुलाई को जो है क्या होएगा, डाइट यानी कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है इसको कन्वोक किया जाएगा, क्योंकि 2 हाउसेज होते हैं डाइट के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसिलर। हाउस ऑफ काउंसिलर जो होता है ये परमानेंट हाउस है, ठीक है, ये तो जो है डिसॉल्व होगा नहीं। डिसॉल्व हुआ है क्या, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अब डिसॉल्व हुआ है तो दोबारा से कन्वोक होगा। इसको कन्वोक कौन करेगा, एम्परर कन्वोक करेगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कन्वोक का मतलब होता है सम्मन या फिर हाउस को संबोधित करना, ठीक है। तो दोबारा से जब ये डाइट यहाँ की जो पार्लियामेंट है दोबारा से इकट्ठा होगी, या दोनों जो हाउसेज इकट्ठा होगी, इनको सम्मन करेगा विद इन 30 डेज, ठीक है। तो ये वाली चीज है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन। और जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जब डिसॉल्व हो जाएगी तो उस समय के लिए उस समय से जो हाउस ऑफ काउंसिलर है वो भी अपना काम करना बंद कर देगी। और ऐसी परिस्थिति में जब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डिसॉल्व हो चुका है और अगर कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए तो हाउस ऑफ काउंसिलर भी इस समय काम कर नहीं रही है, वर्किंग तो है नहीं, नॉट वर्किंग ड्यूरिंग इमरजेंसी, तब यहां पर अपना रोल प्ले करेगी कैबिनेट। और कैबिनेट का काम क्या होगा, ये कन्वोक करेगी, एड्रेस करेगी हाउस ऑफ काउंसिलर को, हाउस ऑफ काउंसिलर को संबोधित करेगी फॉर दिस टाइम बीइंग। इसमें मेंशन है आर्टिकल 54 में, व्हेन द हाउसेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इज डिसॉल्व्ड there must be a general election of members of the House of Representatives within 40 days from the date of dissolution, and the diet must be convoked within 30 days from the date of election. दूसरी चीज इस पे ये मेंशन है कि when the House of Representatives is dissolved, the House of Councillors is closed at the same time. However, the cabinet may in time of national emergency convoke the House of Councillors in emergency sessions. Now moving on to Article 58, each house shall select its own president, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के। जैसे हमारे पार्लियामेंट के जो राज्यसभा होती है उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर उपराष्ट्रपति होते हैं, और जो लोकसभा होता है कि वहाँ का जो स्पीकर होता है वही वहाँ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो ऐसे इन द सेम सेंस जापान में भी जो यहाँ के दोनों हाउसेज हैं वो भी अपने प्रेसिडेंट, यानी कि दोनों हाउसेज के अपने अपने प्रेसिडेंट होंगे और वो अपने प्रेसिडेंट खुद सेलेक्ट करते हैं। Each house shall establish its rule pertaining to meetings, proceedings and internal discipline and may punish members for disorderly conduct. And however, in order to expel a member, a majority of 2/3 or more of those members present must pass a resolution thereon. यानी कि यहाँ पे जो मीटिंग्स होंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, यहाँ पे जो अपना इंटरनल डिसिप्लिन होगा, इसके लिए जो भी है अपने ही कंडक्ट प्रिस्क्राइब किए जाएंगे और अपने ऑर्डर्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे और उनको यहाँ के सारे मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कोई मेंबर यहाँ के कंडक्ट्स को जो है डिसओबे करता है और उसको एक्सपेल करने के लिए, उस मेंबर को एक्सपेल करने के लिए, बर्खास्त करने के लिए, उसकी सदस्यता संघ की यानी कि इस डाइट से उसे बर्खास्त करने के लिए 2/3 ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट। आर्टिकल 59 वेरी सिंपल।
a bill becomes a law on passage by both houses. ओके, यानी कि बिल कब कानून बनता है? जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी पास होगा और हाउस ऑफ काउंसिलर से भी पास होगा। अब कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब एक हाउस कोई बिल पास करता है और वहां पे जो है दूसरा हाउस अपनी कंसेंट नहीं देता, यानी कि यहाँ पे डेडलॉक हो जाती है दोनों हाउसेस में। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि a bill which is passed by House of Representative and upon that bill House of Councillor makes a different decision from House of Representative becomes a law when passed second time by House of Representatives by a majority of 2/3 or more of the members present। तो ये आर्टिकल ये शो करता है कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो ज़्यादा पावरफुल है इन कंटेक्स्ट ऑफ मेकिंग और इन कंटेक्स्ट ऑफ पासिंग अ बिल। और ऐसी कंडीशन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जॉइंट कमिटी भी बुला सकती है और इस जॉइंट कमिटी में जो मेंबर्स होंगे दोनों हाउसेस से होंगे, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से भी और हाउस ऑफ काउंसिलर से भी। तो जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेकंड टाइम जो है मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास करेगी और फिर ये वापस से एक बार फिर से हाउस ऑफ काउंसिलर के पास जाएगा, तो इनके पास फाइनल एक्शन लेने के लिए 60 डेज का टाइम होगा। और 60 डेज के टाइम पीरियड में अगर हाउस ऑफ काउंसिलर अपना डिसीजन फिर भी नहीं देती है तो तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का डिसीजन फाइनल होगा। आई होप समझ में आ गया होगा हर किसी को। आर्टिकल 60 जो है ये बजट की बात करता है, बजट के बिल की। ठीक है, तो अब बजट के बिल के केस में क्या प्रोविजन होगा, कैसे ये बिल पास होगा, यानी कि फाइनेंशियल बिल है। ऑर्डिनरी बिल तो अभी हमने ऊपर देखा आर्टिकल 59 में। तो ऐसी कंडीशन में जो बजट होगा वो सबसे पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट किया जाएगा। द बजट मस्ट फर्स्ट बी सबमिटेड टू द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सेम चीजें पहले जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ये पारित होगा, इससे पास होगा और फिर हाउस ऑफ काउंसलर के पास जाएगा। अगर हाउस ऑफ काउंसलर यहाँ पे नेग्लिजेंस या नेग्लेक्ट करे, अपना जो है मना करे इस चीज़ को पास करने से, यानी कि डेडलॉक अगर फिर से क्रिएट हो जाए बजट बिल में यानी कि फाइनेंशियल बिल में, और जॉइंट कमिटी का जो डिसीजन है वो भी यहाँ पे रिजल्ट ना दे और फिर भी जो हाउस ऑफ काउंसलर है वो डिसएग्री करे, ठीक है, बजट बिल को पास करने से, तो इस कंटेक्स्ट में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो भी डिसीजन होगा वही डिसीजन डाइट का भी होगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको 60 डेज का टाइम पीरियड मिला था जॉइंट कमिटी के क्रिएट होने के बाद भी, है ना। और यहाँ पे जो टाइम पीरियड है बजट बिल में ये 30 दिन का है। तो 30 दिन का जो टाइम पीरियड मिलता है हाउस ऑफ काउंसिलर को अपना विचार विमर्श करने के लिए, और तब भी अपना कोई डिसीजन जो है नहीं दे पाती हैं, तो ऐसे में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनका फैसला मान्य होगा और फाइनल होगा। इस चैप्टर के लास्ट आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 64, और ये आर्टिकल बात करता है सेटअप ऑफ इम्पीचमेंट कोर्ट बाय डाइट। तो इसमें ऐसा है कि दोनों हाउसेस में से कुछ कुछ मेंबर्स ले लिए जाएंगे। तो इस इम्पीचमेंट कोर्ट के मेंबर्स होंगे मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेस, ठीक है। तो ये दोनों जो मेंबर्स है दोनों हाउसेस के, ये कंस्टिट्यूट करेंगे इम्पीचमेंट कोर्ट की सदस्यता को। और इम्पीचमेंट कोर्ट का काम होगा उन जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रक्रिया को जज करना अगेंस्ट whom रिमूवल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। देखेंगे जल्दी से चैप्टर 5 जो डील करता है कैबिनेट से। इसमें सिर्फ 10 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 65 टू आर्टिकल 75। सो आर्टिकल 65 ऑफ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि कार्यपालिका की शक्ति जो है वो कैबिनेट पे निहित होगी, विल बी वेस्टेड इन द कैबिनेट। आर्टिकल 66 सपोर्ट्स इट further says that cabinet shall consist of prime minister who shall be its head। पहली बात तो कैबिनेट में एक प्राइम मिनिस्टर होगा जो इस कैबिनेट का हेड होगा, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ देयर शैल बी
अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ओके, ये इसका कंपोजिशन हो गया कैबिनेट का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आर्टिकल 66 में बताई है वो ये कि द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मस्ट बी सिविलियंस। अब सिविलियंस से आप समझ रहे हैं, देखिए एक तो वो पर्सन होते हैं जो आर्म्ड पर्सनल्स होते हैं, यानी कि आर्मी वाले, यानी कि फोर्स वाले बंदे, और एक होते हैं नॉर्मल सिविलियंस जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, दीज आर द सिविल ऑफिसर्स। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट है कि कोई भी अगर उम्मीदवार होगा जो प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स के लिए उठेगा तो वो सिविलियन होना उसका मस्ट है, ठीक है, वो कोई आर्म फोर्सेस से बिलोंग ना करता हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी गई है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ओके, और ये है कि कैबिनेट शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द डाइट इन एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। ओके, अब देखिए मैंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द कैबिनेट एंड कैबिनेट शैल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो अगला जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 67, ये बात करता है डेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर की। सो इस आर्टिकल में ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी डेजिग्नेटेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ डाइट बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ डाइट। सो आर्टिकल 67 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बेसिकली बात करता है। तो प्राइम मिनिस्टर को जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसिलर दोनों ही सभाओं में से जो है मिलकर चुना जाएगा, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। यही चीज तो ये कह रहा है ना कि अमंग द मेंबर्स ऑफ डाइट, डाइट मतलब दोनों हाउसेस, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज हाउस ऑफ काउंसिलर। ओके, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार जो है प्राइम मिनिस्टर को डेजिग्नेट कर लिया गया है तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो बाकी के अदर मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, उनको अपॉइंट करने में। ओके, और साथ ही में इसमें एक ये पॉइंट ये भी दिया है कि ही में ऑल्सो रिमूव द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 69 टॉक्स अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन या रिजोल्यूशन बोल लीजिए। सो अगर कभी भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन पास करती है, सो द कैबिनेट, जितनी भी कैबिनेट के मेंबर्स हैं, यानी कि पूरी की पूरी कैबिनेट विल बी रिजाइनिंग, देन द कैबिनेट शैल रिजाइन। एक वर्ड दिया है यहाँ पे एन मास से। ओके, यानी कि पूरा का पूरा जो एंटायर कैबिनेट है वो पूरा ये रिजाइन कर देगा। हिंदी में इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन को अविश्वास प्रस्ताव। ओके, और ये मोशन जब चलता है ना तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मौजूदा जो सरकार होती है ना वो पूरी की पूरी गिर जाती है। जैसे कि अभी रिसेंटली इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में गिर गई थी, वो इसीलिए गिरी थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन या नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन प्रस्ताव जो है ये पास कर दिया गया था वहाँ की पार्लियामेंट में। यानी कि जो गवर्नमेंट होती है ना, मेजोरिटी ऑफ पीपल्स तो होते हैं पार्लियामेंट की, वो मिलके सरकार बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो मेजोरिटी जिससे वो सरकार बनी होती है वो लोग बोल देते हैं कि हमें जो है इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है और उनकी सरकार गिर जाती है। तो बेसिकली नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट में।